टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो वैदिक काल की जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके अंदर और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक यानी इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उसका कालक्रम पूछा गया है। ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल है उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक जो काल है इसका जो समय है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर छात्रों कहां तक है, 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, वैदिक काल कहां से आता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। अब इसमें दो सेक्शन हो जाते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल है और इसका जो समय है वो आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हमारा कौन सा है, हमारा आपका उत्तर वैदिक काल है। कौन सा काल है, उत्तर वैदिक काल है छात्रों। अब यहां पर बात इसके डिवीजन की बात कर लें तो यहां पर 1000 ईसा पूर्व की डेट आपको याद होनी चाहिए, और क्योंकि 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा में, कहां पर, अतरंजी खेड़ा जो एटा जिले में है, ठीक है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है, 3 किलोमीटर के आसपास है ये। तो अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो 1000 ईसा पूर्व की जो लाइन मानी गई है उसका संबंध सीधा सीधा लोहे के प्रयोग से है, लोहे की खोज से है। यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होता है और ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज की यानी ये बिल्कुल फाउंडेशन लेवल की क्विज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसका लेवल हाई करते जाएंगे और आपको बॉटम टू टॉप लेके चलेंगे। पहले सरल और उसके बाद कठिन, फिर हाई इस तरह के प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर मिलता है आर्य शब्द, कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, और विद्वान। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका, संस्कृत भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन है। बात करें ऋग्वेद में, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि ऋग्वेद में 36 बार इसका उल्लेख किया गया है। और यह भी है आर्य कहां के निवासी थे। तो विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। कुछ विदेशी उद्भव का मानते हैं और कुछ देशी उद्भव का मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यह है कि जो मैक्स मूलर का कथन है कि जो आर्य हैं वो आपके मध्य एशिया के निवासी हैं। कहां के हैं, मध्य एशिया के निवासी हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। आर्य को ही वैदिक सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। जो वैदिक रचनाएं हैं वो आर्यों की रचनाएं हैं। ठीक है, और इस तरह से हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी प्रश्न हल करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि प्रश्न की डिमांड को जरूर समझें। क्या पूछा है, नहीं पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है।
वे संस्कृत बोलने वाले थे। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा बोलने वाले थे। संस्कृत ही में ही उनके आरंभिक ग्रंथ भी मिलते हैं आपको। वे घुड़सवारी किया करते थे। मध्य एशिया तो घुड़सवारी के लिए ही प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और ये सही बात है कि वो घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे और वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जो आर्य का जो आगमन हुआ, आर्यों का जो आक्रमण भारतीय क्षेत्रों में हुआ, वो कई कबीलों के रूप में हुआ, कई ग्रुप में हुआ, ठीक है। तो इसका अर्थ यह भी है कि ये तीनों जो कथन है वो आपके आर्य से संबंधित हैं और वे तीनों कथन सही है। यानी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये नहीं है। यह प्रश्न गलत है, लेकिन राइट आंसर आपका यही है कि वो नगरों में निवास नहीं करते थे। खानाबदोश उनका जीवन था। ये आयावर थे क्योंकि पशु पालक थे, ये पशुओं को पालते थे और पशुओं को एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे कि चारे के लिए। तो इनका जो जीवन था वो कैसा था, ये आयावर था, यानी घुमक्कड़ था, खानाबदोश था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यानी उस फसल का नाम पूछा जा रहा है जो वैदिक लोग, जिसको हम नहीं जानते थे। जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। जौ, गेहूं, चावल। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है तंबाकू। तंबाकू कौन लाए? तंबाकू हमारे यहां यूरोपी लाए। तंबाकू हमारी नहीं है, ठीक है। तंबाकू कौन लेके आए? यूरोपी लेके आए हैं। और हम जानते हैं कि जौ आपको और गेहूं ये दोनों आपको हड़प्पा में मिले हैं, ठीक है। और जो चावल है वो आपको कोल्डी हवा में मिला है, ठीक है। तो ये जो अनाज है वो हड़प्पा से भारतीय प्रांतों में प्राप्त हुए हैं। तो इसका तो आपको सीधे सीधे आंसर पकड़ में आ गया होगा। तंबाकू पूछ लेता है कभी कभी कि तंबाकू कौन लेके आए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय लेके आए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ चले तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यानी वो लोग, वो जो वेद विरोधी थे उन्हें क्या कहते थे? यजमान, श्रमण, अथर्वण और श्रेष्ठ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रमण। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो वैदिक और ब्राह्मण विरोधी थे, उनकी विचारधारा के विरोधी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है शुल्बसूत्र है, जो कि वैदिक गणित से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण साहित्य रचा गया, और जो ऐत्रेय और कौशिकी है ये ऋग्वेद के ब्राह्मण है, और जो शतपथ ब्राह्मण है ये आपका यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेना है, यहां से प्रश्न कई बार बना है। बात करें अथर्ववेद की है तो ये अथर्ववेद आपका नवीनतम वेद है, चौथा वेद है, ठीक है। इसमें औषधियों का उल्लेख किया गया है। अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद है। तो सीधे प्राचीनतम है, तो यानी सबसे प्राचीन कौन सा? हमारा ऋग्वेद है। और नवीनतम कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ये 10 इसमें मंडल है। कितने? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 इसके मंत्र हैं। और ये अग्नि की उपासना से स्टार्ट होता है। किसकी? अग्नि की उपासना से स्टार्ट होता है। भाषा बात करें तो इसकी भाषा क्या है? आपकी संस्कृत है। क्या है? भाषा संस्कृत है।
अब इसके जो मंडल है, जो मंडल क्या है, वो 2 से लेकर जो 7 मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन माने गए हैं। क्या माने गए हैं? सबसे प्राचीन माने गए हैं, 2 से लेकर 7 में। और इनको हम ऋषि मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वेद का, एक मंडल का संबंध एक विशेष ऋषि से है। ठीक है। ऋग्वेद की हम बात करें तो इसके तीसरे मंडल में हमें क्या मिलती है? तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है उसके जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र हैं। और इस मंत्र की जो रचना है वो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए की गई थी। साथ ही ये सविता को समर्पित है। सविता कौन है? आपके सूर्य है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें? गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा हुआ एकमात्र कौन सा है? यजुर्वेद है। ध्यान, सारे जो वेद हैं वो पद्य में है, लेकिन एक वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। बात करें सामवेद, अथर्ववेद की, इसे नवीनतम वेद कहते हैं। ठीक है। और अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। वेद त्रयी में यानी जो 3 वेद हैं, इसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को गिना जाता है। ठीक है। और इसको नहीं गिना जाता है। सामवेद का जो संबंध है वो संगीत है। संगीत का भारत का प्राचीनतम ये ग्रंथ है। और जो सारेगामा का जो उच्चारण और ये जो वर्ण है वो हमें कहां प्राप्त होते हैं? सामवेद में ही प्राप्त होते हैं। अब यहां से प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है ये। तो देखो, सबसे पहले तो वेदों की रचना हुई है और उपनिषदों को कहते हैं वेदांत। ठीक है। तो लास्ट में यहां से आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा आंसर फंस जाएगा अगर हमको क्रम याद नहीं है एग्जैक्ट। तो जानना, वेदों की व्याख्या के लिए जो ग्रंथ रचे गए वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद आए अरण्यक और अरण्य के बाद आए उपनिषद। और उपनिषद क्या कहते हैं? हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि जो उपनिषद की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा का विश्लेषण है। जबकि जो वेद है, जिसमें विशेषकर ऋग्वेद की बात करूं तो वो स्तुति परक है। अगर मैं बात करूं यजुर्वेद की तो कर्मकांड है। लेकिन जो उपनिषद है, जो बौद्धिक प्रक्रिया है, जो दार्शनिक जो प्रक्रिया है वैदिक की, वो हमें उपनिषदों में ही प्राप्त होती है। मांडूक्य उपनिषद ये आपका सबसे छोटा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। और दारासिको जो कि सांगा का लड़का था, उसने उपनिषदों का यानी 52 जो उपनिषद है उनका फारसी में अनुवाद किया था और नाम रखा था सिर्र ए अकबर। सिर्र ए अकबर। आई थिंक अब आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है। तो क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। अब आप प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, छोटा सा। कितनी है? वेदों की संख्या आपकी 4 है, पहले मैंने बताया था आपको। ठीक है। लेकिन वेद आपके क्या है? वेद आपके 4 हैं। पुराण कितने हैं हमारे? पुराण हमारे 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? ये भी पूछा जाता है। तो उपनिषद हमारे कितने हैं? 108 हैं। ठीक है। आश्रम कितने हैं? आश्रम व्यवस्था ये हमारी कितने हैं? 4 हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारे आपके 4 हैं। पुरुषार्थ 4 है, आश्रम 4 है, उपनिषद 108 है, पुराण आपके 18 है,
बात आई विवाह की, तो विवाह की संख्या वैदिक पद्धति में आपकी 8 मानी गई है। कितनी? 8। और जो संस्कार माने गए हैं, संस्कार हमारे 16 माने गए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल है, छोटे मोटे एग्जाम में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कौन सा एक जो वेद है वो जो निकाल दिया गया है, तो शेष जो वेद होंगे वो आपके वेद त्रयी में गिने जाएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ध्यान में, अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है, तो जहां अथर्ववेद होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, तो गलत हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? ये सही हो गया। तो वेद त्रयी में कौन कौन है? तो वेद त्रयी में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखना, इसका तो पहले ही आंसर दिखा है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बात है कठोपनिषद, इसमें आपका यम और नचिकेता के बीच संवाद है। क्या है? यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। ये क्या है? ईशोपनिषद और एक बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक मतलब सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या क्या है? उपनिषदों की संख्या 108 है। और उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं उसे वेदांत कहा जाता है। तो ये आपको पूरा रटा होना चाहिए, वेद कितने, पुराण कितने हैं, किसकी दार्शनिक व्याख्या क्या है, और हमेशा यहां से प्रश्न बनता रहा है, आगे भी बनता रहेगा जब तक इतिहास आपके सिलेबस में है। अब यहां पर जो प्रश्न संख्या 13 है, हालांकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। तो जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो आपको पशुपालन था। क्या था? क्योंकि ये पशुपालक थे और चारे की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रस्थान करते रहते थे। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं और अंत की ओर हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यानी आरंभिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सामवेद है। साम का अर्थ होता है गायन। ठीक है, ये संगीत प्रधान हमारा क्या है? वेद है। संगीत प्रधान वेद है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से हैं? पंचविश है, षड्विश है और जैमिनी है। और बात करें इसकी उपवेद की, तो उपवेद जो है आपका वो क्या है? उपवेद इसका है गंधर्व वेद। और इसी में हमारा सारेगामा मिलता है। यजुर्वेद मैंने आपको बताया था, ये गद्य और पद में लिखा गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यहां पर है कि हमें यहां पर ज्यामिति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो आप यज्ञ बनाते थे, यज्ञ की जो वेदिका बनती थी, तो वहां पर हमें ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। तो हाँ, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो प्रथम विधि निर्माता हमारे मनु को माना गया है। इन्होंने मनु स्मृति लिखी। मनु स्मृति किसमें लिखी है? संस्कृत में। और मनु स्मृति जो है पहली विधि की पुस्तक, यानी जो आर्यों की, जो ब्राह्मण हैं, जो वैदिक हैं लोग हैं, उनकी पहली विधि की पुस्तक मनु स्मृति को माना जाता है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य किसके दरबार में थे? तो चाणक्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य जब राजकील का एक
गेम खेल रहे थे तो उन्होंने देखा इस लड़के में क्षमता है और उसे फिर वो मौर्य सम्राट बना देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं और अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और इन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस यूनानी था जो कि सिकंदर का सेनापति था और उसके बाद में वो शासक बना और उसने भारत पर आक्रमण किया। तब मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 304 से 305 ईसा पूर्व में जबरदस्त बुरी तरह से पराजित किया था। बाद में सेल्यूकस ने अपनी जो बेटी है उसका जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज बहुत अच्छी जानकारी देता है, पाटलिपुत्र की हमें जानकारी देता है और इसकी जो पुस्तक है वो मौर्य वंश की यानी मौर्य काल की जानकारी देने वाली यूनानी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये मैंने 15 प्रश्न आपको कराए जो कि वैदिक काल से संबंधित थे। निश्चित रूप से आपको अच्छे लगे होंगे और ये प्राइमरी स्टेज के मेरे प्रश्न थे। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, टॉपिक बढ़ते जाएंगे और हम अपना लेवल बड़ा करते चले जाएंगे, लेकिन आरंभिक में आपको ऐसे ही प्रश्न आपको हल करना चाहिए ताकि जो मानविकी के जो सब्जेक्ट है उसके प्रति आपको लगाव पैदा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और कोई भी बात ना समझ में आई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। और एक बात तो मुझे बताना है कि कैसे भी बनिए आप, कुछ भी करिए, लेकिन 3 घंटा 3 आवर्स बैठिए, पढ़ने बैठिए और 3 घंटे से पहले मत उठिएगा, मोबाइल दूर, क्योंकि यूपीएससी 3 घंटा, पीसीएस 3 घंटा बैठाता है आपको। तो 3 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए, 3 घंटे बैठ करके कंसंट्रेट हो करके लिखने की आदत होनी चाहिए, तभी आप पीसीएस और यूपीएससी के कैंडिडेट हैं। अगर ये एटीट्यूड, ये टाइम मैनेजमेंट और ये आपने आदत विकसित नहीं की तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि आप योग्य होते हुए भी आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसे चेतावनी मानिए, सलाह मानिए, जैसा भी है गाइडेंस मानिए, इस बात को फॉलो करिए और जब आप 3 घंटे पढ़ें तो मोबाइल को प्लीज दूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।